बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर है फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ एक बड़ी फ़ौजी बगावत के प्लान का। ये प्लान क्या था, ये प्लान किसने बनाया, ये प्लान कैसे पकड़ा गया, ये प्लान किसने पकड़ा, इस बड़ी ख़बर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दूसरी ख़बर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के नामवर जज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के हवाले से। उस खबर की डिटेल भी ब्लॉग में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और पिछले चंद घंटों में जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी डिटेल्स भी प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हम पेश करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन बात कर लेते हैं अडयाला जेल के मकीन कैदी नंबर 804 की। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 रहनुमाओं ने अपना पूरा जोर लगा लिया, अपनी भरपूर जोर आजमाई कर ली, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कौन थे? ये नाज़रीन PTI के 6 लोग थे जिनकी आज इमरान खान के साथ मुलाकात की फहरिस्त अडयाला जेल के इंतज़ामिया को दी गई थी, जिसमें अवैस जखड़ साहब का नाम शामिल था, रुकने कौमी असम्बली हैं। सिमाबिया ताहिर साहबा का नाम शामिल था, अब्दुल सलाम साहब का नाम था, शमीम आफ्ताब साहब का नाम था और इसके अलावा आदिल बाज़ई और शादाब रियाज का नाम था। ये इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल के बाहर तो पहुँचे, आगे जाने की कोशिश की, कुछ आगे गए भी, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करने में कामयाब नहीं हो सके। इन्हें मुलाकात की इजाज़त ना मिल सके और फिर ये लोग बग़ैर मुलाकात के वापस आ गए। अब ये जो 6 लोग थे, इसमें एक नाम जो है, एक किरदार जो है, वो रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई का भी है। अब आदिल बाज़ई के ख़िलाफ़ आपको याद होगा कि रुकने कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब ने इलेक्शन कमीशन में एक रेफरेंस भेजा था और उस रेफरेंस की बुनियाद पर आदिल बाज़ई को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। लेकिन उस डिस्क्वालिफिकेशन के फैसले को आदिल बाज़ई ने जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर शाह की सरबराही में अदालती बेंच ने, अदालत उज़्मा के बेंच ने आदिल बाज़ई को बहाल कर दिया था। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया था। लेकिन इस मामले को नीचे रेफ़र किया गया था कि जो ट्रायल कोर्ट है, जो आदिल बाज़ई के मुबैना जाली फेक बयानी हल्फी का जो मामला है, जो नून लीग क्लेम करती है कि आदिल बाज़ई ने नून लीग में शामिल होने के लिए नवाज शरीफ को अपना बयान हल्फी दिया था, अपनी कंसेंट दी थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का दावा यह था कि आदिल बाज़ई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार की। जो नून लीग के पास एफिडेविट था वो 16 फरवरी 2024 का था आदिल बाज़ई का, और उनको रुकने कौमी असम्बली बने, उनका नोटिफिकेशन जारी हुए 16 फरवरी को डेट पूरी हो जाती है, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक 3 दिन के अंदर जिस कामयाब कैंडिडेट का नोटिफिकेशन जारी होगा, आज़ाद कैंडिडेट का, कामयाब होने वाले का, वो 3 दिन के अंदर किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करने का फैसला करेगा। तो आदिल बाज़ई ने 13 को नोटिफिकेशन जारी हुआ और 16 फरवरी को नून लीग का उन्होंने जो बयान हल्फी था वो उन्होंने दे दिया, जो नून लीग का दावा है। लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दावा करती है कि हमारी जमात में ये 20 फरवरी को शामिल हुए, 20 फरवरी को उन्होंने कंसेंट दी, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन मौजूद था। और इसी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था कि आईनी मयाद 3 दिन की 16 फरवरी को ख़त्म हो जाती है, तो लिहाजा आदिल बाज़ई का जो किसी भी सियासी जमात में जाने का जो फैसला है वो नून लीग की तरफ उनका फैसला लगता है आइन और कानून के मुताबिक। अब ये जो आदिल बाज़ई साहब का मामला जस्टिस मंसूर शाह साहब ने निचले कोर्ट को भेजा था, आज तक मालूम ही नहीं कि उस केस का निचली अदालत में बना क्या है। हालांकि बड़ा ओपन एंड शट केस था, क्योंकि आदिल बाज़ई साहब ने कहा कि ये मेरा झूठा बयान हल्फी बना लिया। अगर वो झूठा बयान हल्फी भी था, नून लीग ने बनाया था, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि 3 दिन की मयाद, 13 फरवरी को आदिल बाज़ई की कामयाबी का नोटिफिकेशन और उसके बाद 16 को मयाद ख़त्म होती है, तो फिर 16 को मयाद ख़त्म होने के बाद 20 फरवरी को आदिल बाज़ई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फिर एफिडेविट कैसे दे दिया? फिर तो वो एफिडेविट किसी सियासी जमात में शमूलियत का दे ही नहीं सकते थे। तो यहाँ पे जो कुछ हुआ वो बड़ा ऑब्वियस नज़र आ रहा था, लेकिन अभी तक पता नहीं न जाने वो मामला कहाँ पे चला गया।
5 तहरीक इंसाफ के नाज़रीन मज़ीद इस्तीफ़े आ गए हैं। इमरान खान साहब ने फैसला किया था कि कायमा कमेटियों से हमारे पार्टी के लोग रिज़ाइन करेंगे, तो कल तक 47 लोग रिज़ाइन कर चुके थे। आज 5 मज़ीद PTI के अरकान असम्बली ने जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, जो कायमा कमेटी हैं, वहाँ से अपने इस्तीफ़े दे के मुतलका ब्रांच स्पीकर साहब के ऑफिस में जमा करवा दिए हैं। अब ये 5 इस्तीफ़े मज़ीद आने के बाद मजमूई तौर पे जो इस्तीफ़ों की तादाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टैंडिंग कमेटी से रिज़ाइन करने की, वो 52 हो चुकी है, लेकिन 24 इस्तीफ़े अभी भी बाकी हैं। और आप ये देखें कि हुक्म इमरान खान का है और आज इमरान खान के हुक्म को 10 रोज़ से ज़्यादा गुजर चुके हैं और अभी मुकम्मल इस्तीफ़े नहीं दिए गए हैं। इस्तीफ़ों का इंतज़ार है, इस्तीफ़े तैयार किए जा रहे हैं। एक और ख़बर नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम वाली अदलिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है। अब आप भी सुन के हैरान होंगे कि 26वीं आईनी तरमीम वाली अदलिया ने तहरीक इंसाफ को कैसे हैरान किया, कैसे परेशान किया। मामला नाज़रीन ये है कि जिस अदलिया पे तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाती है कि ये हुकूमती अदलिया है, हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं दे सकती, 26वीं आईनी तरमीम की बाद वाली अदलिया ने हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया है और तहरीक इंसाफ हैरान है, तहरीक इंसाफ परेशान है और गलती का इतराफ़ भी नहीं कर रही, गलती का इतराफ़ भी नहीं कर रहे। हुआ नाज़रीन ये है कि अलीमा खान साहबा के दूसरे बेटे शारेस की ज़मानत तो गुज़िश्ता रोज़ हो गई थी, लेकिन आज ATC अदालत लाहौर ने और इस अदालत के जो जज हैं मंजर अली गुल साहब, जिन्होंने 9 मई के चंद केसेस के फ़ैसले भी सुनाए हैं, उसी जज साहब ने जो कोई 9 मई के फ़ैसले सादिर फरमा चुके हैं, आज अलीमा खान साहबा के दूसरे बेटे शेर शाह की ज़मानत भी एक्सेप्ट कर ली है। और शेर शाह के वकील ने अदालत में दलाइल में कहा कि जो इस केस में शेर शाह का नाम शामिल किया गया है, ये हक़ाइक़ के बरक्स जाके शामिल किया गया है। अदालत में कहा गया कि चालान अभी तक पेश नहीं हुआ है और ट्रायल न जाने कब शुरू होगा। शेर शाह के ख़िलाफ़ कोई शवाहिद भी नहीं है, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने मुखालफत की कि शेर शाह को ज़मानत ना दी जाए। तो जो तहरीक इंसाफ का अदलिया के ख़िलाफ़ बनाया गया जो एक बयानिया है कि ये अदलिया 26वीं आईनी तरमीम वाली हुकूमत के हक़ में फ़ैसले देती है, हमें यहाँ से इंसाफ की उम्मीद नहीं, रिलीफ का हमें यहाँ से तवक्को नहीं, तो कल भी 26वीं आईनी तरमीम वाली अदलिया ने शेर शाह की ज़मानत ली और आज भी 26वीं आईनी तरमीम वाली अदलिया ने शेर शाह अपना कल शारेस की, आज शेर शाह की ज़मानत ले ली। भाई मौके पे केस बनता था, वकील का नुक्ता ठीक था, चालान दाखिल नहीं हुआ, कोई गवाह मौजूद नहीं, कोई सबूत नहीं, वकील की एक दलील है, फैसला तो ट्रायल कोर्ट में होगा जब चालान दाखिल होगा, लेकिन वकील का यह कहना कि नहीं मालूम कि ट्रायल कब शुरू होगा, ये वजह बना है दोनों भाइयों की, दोनों अलीमा खान के बेटों की ज़मानत की। अब तहरीक इंसाफ शर्मिंदा हुई कि शर्मिंदा नहीं हुई कि जिस अदलिया को रोज़ कोसते हैं उसी अदलिया ने रिलीफ दिया है। अब अदलिया की बात करें तो आज जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने भी, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनकी तरफ से भी आला अदलिया को आज कोसा गया है। कराची बार में उन्होंने खिताब किया अत्तर मिनल्ला साहब ने, और अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि तबाही हमारे हाथों से हुई है, हमें जो तबाही हमने अपने हाथों से की है उसको तस्लीम करना चाहिए। जजेस ने वो किरदार अदा किया जो उनको अदा नहीं करना चाहिए था। 77 साला अदलिया की जो तारीख़ है, अत्तर मिनल्ला साहब कहते हैं कि मेरे लिए वो काबिल फ़ख्र नहीं है। वैसे और भी बातें की अत्तर मिनल्ला साहब ने, लेकिन मैं इन 2 बातों का सिर्फ एनालिसिस करूँगा और उस एनालिसिस से आप एग्री भी कर सकते हैं, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। और मेरे लिए जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं, मेरे दिल में उनके लिए बड़ा रिगार्ड है। लेकिन मैं जो एनालिसिस करूँगा जान की अमान पाते हुए, अत्तर मिनल्ला साहब का ये स्टेटमेंट दिया कि अदलिया ने वो किरदार अदा किया जो नहीं अदा करना चाहिए था। तबाही अदलिया ने, जो तबाही मुल्क में आई है अदलिया के हाथों से आई है, ये एतराफ़ जुर्म है। लेकिन क्या जब अत्तर मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस बैठे थे, क्या यूसुफ रज़ा गिलानी को धांधली के ज़रिए हरवाने पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला? नहीं रिलीफ मिला। और फिर अत्तर मिनल्ला साहब, ये जो 26वीं आईनी तरमीम का रौला लगा रहता है, शोर शराबा होता रहता है,
जजेस खतूत लिखते रहते हैं, ये 26वीं आईनी तरमीम क्यों मंजूर हुई, मंजूर करने की वजह क्या बनी। नाजरीन, अदालती कॉरिडोर्स में, अदालती राहदारियों में, पार्लियामेंट की राहदारियों में, शहर इक़्तिदार में, बाअसर हलकों में, सियासी हलकों में, सहाफ़ती हलकों में 26वीं आईनी तरमीम जो आज अदलिया पे तनकीद होती है, अदलिया को टारगेट किया जाता है, इस तरमीम की एक वजह जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब को भी ठहराया जाता है कि जो अतहर मिनल्ला साहब ने मखसूस नशिस्तों के केस में किया, जो मखसूस नशिस्तों के केस में बार बार वजाहतें जारी की गईं, जो मखसूस नशिस्तों के केस में उस वक्त वजाहतें आईं जब पार्लियामेंट में कोई लेजिस्लेशन आईनी तरमीम होने जा रही थी, तो 26वीं आईनी तरमीम जो कहा जाता है कि जिससे अदलिया कंप्रोमाइज़ हुई है, जिससे अदलिया की जो आज़ादी है वो आज़ादी ख़त्म कर दी गई है, या कुछ लोग कहते हैं कि अदलिया का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, तो कहने वाले कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के अगर कोई रिस्पॉन्सिबल हैं, किरदार नहीं मैं कहूँगा, वो ज़रा भारी लफ्ज़ हो जाता है, यानी जिनको कहा जा सकता है कि इन लोगों की वजह से ये 26वीं आईनी तरमीम हुई है, तो लोग कहते हैं कि उसमें अतहर मिनल्ला साहब का भी रोल है। अगर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले होते सुप्रीम कोर्ट से और ख़ास तौर पे मखसूस नशिस्तों के केस में, तो शायद 26वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत ना रहती। 26वीं आईनी तरमीम शायद पार्लियामेंट से पास ना होती। पार्लियामेंट ने अगर 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर किया तो उसकी वजह यह थी कि अदलिया जो अपने अख्तियारात से क्रॉस करके रेड लाइन से भी आगे जा रही थी, उसको रोकने के लिए फिर पार्लियामेंट को ये कानून साजी करना पड़े। और अतहर मिनल्ला साहब ये भी कहते हैं कि ये जो हाइब्रिड निज़ाम की यहाँ पे बात की जाती है कि ये मौजूदा निज़ाम एक हाइब्रिड निज़ाम है, अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि मैं हाइब्रिड निज़ाम को आमरीत समझता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त कहा अतहर मिनल्ला साहब ने। लेकिन आज जो अतहर मिनल्ला साहब बात कर रहे हैं कि हाइब्रिड निज़ाम आमरीत के मुतरादिफ होता है, आमरीत का निज़ाम होता है, क्या एक डिक्टेटर के दौर में जनाब अतहर मिनल्ला साहब जो हैं जब जज नहीं बने थे, जान की अमान पाते हुए, क्या एक डिक्टेटर की निगरान काबीना में या इलेक्शन करवाने वाली काबीना में अतहर मिनल्ला साहब शामिल नहीं थे? क्या रातों को जब अदालतें लगी थीं, क्या यूसुफ रज़ा गिलानी को इंसाफ मिला था? 7 वोट धांधली से निकाल दिए गए थे, सिर्फ उन वोटों को देखना था, क्या इंसाफ मिला उसको? नहीं मिला। तो अतहर मिनल्ला साहब भी जहां एक पॉपुलर स्टांस ले रहे हैं या पॉपुलर वो बयान दे रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, वहीं उनसे जो गलतियां हुई हैं, ये शहर इक़्तिदार में किसी से ढका छुपा नहीं है, ये बातें होती हैं। और उसी 26वीं आईनी तरमीम की वजह से आईनी बेंच बन गया, मंसूर शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बन सके, याहिया अफदी साहब चीफ जस्टिस बन गए। अगली खबरनामे से आ जाते हैं जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश का, बगावत का जो प्लान है, इस प्लान के हवाले से नाज़रीन बड़ी ही बारीक वारदात डाली जा रही है। यानी 9 मई जो हुआ 2023 में, वो आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने भी देखा, सोशल मीडिया पे भी वीडियोस पड़ी हैं, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पे भी उस 9 मई के सानिए की कवरेज हुई। हम बहस नहीं करते कि किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन देखा सबने है कि ये सब कुछ हुआ 9 मई को। मिलिट्री इमलाक को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, तोड़ फोड़ की गई, और उस तोड़ फोड़ का मकसद ये था कि फ़ौज में बगावत हो जाए, फ़ौज अपने आर्मी चीफ के खिलाफ उठ खड़ी हो, अपने आर्मी चीफ को साइड पे करके कोई नया आर्मी चीफ सामने आ जाए। ये मुबैना तौर पे ये प्लान, ये मंसूबा कहा जाता है कि 9 मई का प्लान ये था। अब नाज़रीन गैर महसूस तरीके से फ़ौज में एक और बगावत डालने की, फिर मार्शल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ एक और फ़ौजी बगावत की कोशिश की जा रही है। और वो फ़ौजी बगावत की कोशिश करने वाला कोई और नहीं, पहले तो एक भगोड़ा था शहबाज गिल साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जो छोटे रैंक्स वाले हैं वो गैर कानूनी अहकामात अपने हाई रैंक्स के ना माने। ओ भाई, ये किस किस्म का घटिया स्टेटमेंट दे रहे हो? फ़ौज में कमांड चलती है, फ़ौज में अगर कमांड ना चले तो फिर फ़ौज का बेड़ा गर्क हो जाता है, फ़ौज में डिसिप्लिन नहीं रहता। फ़ौज में एक ही कमांड होती है, एक ही हुक्म होता है, वो आर्मी चीफ का होता है। अगर
छोटे अफसरान बड़े अफसरान का हुक्म मानना ख़त्म कर दें तो फिर समझें कि आपकी अफवाज पाकिस्तान ख़त्म हो गई, आपका दिफा ख़त्म हो गया, आपके मुल्क की सलामती, आपकी खुद मुख्तारी ख़त्म हो गई। शहबाज गिल साहब तो वो स्टेटमेंट देने के बाद केस को फेस नहीं कर सके और फिर वो उखड़ती सांस के साथ जो उनकी अदालत में पेशी थी और फिर किस तरीके से वो अमेरिका भागे, अमेरिका जाने का रास्ता किसने दिखाया, किसने ज़मानत दी, अतर मिल्ला साहब की अदालत थी, वहाँ पे फैसला क्यों दिया गया, ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन अब बारीक वारदात डाली जा रही है फ़ौज में बगावत कराने की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ ये कोशिश एक और भगोड़ा कर रहा है और वो भगोड़ा इमरान रियाज ख़ान है, जो पंजाब की हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन की रेस्क्यू की, रिलीफ की, रिहेबिलिटेशन की जो सरगर्मियाँ की जा रही हैं, जिसमें अफवाज पाकिस्तान को एमरजेंसी में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बुलाया गया है। वो भगोड़ा इमरान रियाज ख़ान लंदन में ये प्लान बना के बैठा है और अपने ब्लॉग्स में गैर महसूस तरीके से क्या कह रहा है कि फ़ौजी जवान जो हैं वो पंजाब में मरियम नवाज़ के फ्लेक्स लगा रहे हैं, इश्तिहार लगा रहे हैं, पैना फ्लेक्स लगा रहे हैं, और कहता है कि मुझे फ़ौज के अंदर से मेरे दोस्त कहते हैं कि ये हमें अपने इदारे ने किस काम पे लगा दिया, ये हमारा काम तो नहीं कि किसी खातून के या किसी वज़ीर आला के हम पैना फ्लेक्स लगाते रहें। अब जब यही फ़ौज, जब KPK में सैलाब आया, बारिशों से तबाही हुई, क्लाउड ब्रस्ट हुआ, फ्लैश फ्लड आया, यही अफवाज पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में, ख़ास तौर पे बुनेर में, सवाबी में, जो लोगों के घरों में, मार्केट्स में, सड़कों पे जो फुजला आया था सैलाब का, जो कीचड़ था, जो वहाँ पे दरख्त पड़े थे, जो यहाँ पे पत्थर पड़े थे, फ़ौजी जवानों की वर्दियाँ कीचड़ से अटी पड़ी थी। तब इस बंदे को फ़ौजी जवानों की, वो जो सिविल हुकूमत के नीचे काम कर रहे थे, तब वो चीज़ें नज़र नहीं आईं। तब इस शख्स को किसी ने नहीं कहा कि मुझे फ़ौज ने फ़ोन में करके कहा कि देखें हमारे जवानों को तो कीचड़ वाली ड्यूटी पे लगा दिया, नालियाँ साफ़ करने लगा दिया, गलियाँ साफ़ करने पे लगा दिया, तब इसने कोई बात नहीं की। अब वही फ़ौज पंजाब में मुतासरीन के लिए रिलीफ और रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन का काम कर रही है, तो ये बंदा बारीक वारदात डाल रहा है कि मुझे फ़ौज से कहा गया है कि हमारी कमांड ने हमें किस काम के ऊपर लगा दिया है, ये तो हमारा काम नहीं कि हम मरियम नवाज़ के पैना फ्लेक्स लगाते रहें। ये नाज़रीन, फ़ौज में एक और बगावत करने की कोशिश की जा रही है, एक और बगावत की गैर महसूस तरीके से कोशिश करके, प्रोपेगेंडा करके लोगों के जहन आलूदा किए जा रहे हैं। तो इस पर एक्शन लेना चाहिए और बरतानिया में आर्मी चीफ को इस किस्म के किरदार के खिलाफ सूट फाइल करके इनके खिलाफ अदालती कार्रवाई से वहाँ पे इनके खिलाफ एक्शन और फैसला लेना चाहिए।